जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास के चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग जो भी पीछे हम लोग देखे हैं कांग्रेस का कैसे स्थापना हुई उसके इतिहास को देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बाकी के जो पार्टियाँ थी उस टाइम के जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ थी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, फिर स्वराज पार्टी है, उसके बाद RSS जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं सब पार्टियों का कैसे यहाँ पे इसकी स्थापना हुई, इसका क्या इतिहास रहा, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। इसका जो बाकी के पार्ट हैं उनके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वामपंथ, या जिसे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं। वामपंथी शब्द का सबसे पहले उपयोग फ्रांसीसी क्रांति के समय किया गया था, परंतु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का प्रवाची बन गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वामपंथी शब्द का उपयोग किया गया था वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किया गया, लेकिन बाद में जब यहाँ पे समाजवाद और या जिसे हम साम्यवाद कहें, जब इस विचारधारा का उत्थान हुआ, ये विचारधारा आगे बढ़ा, तो ये वामपंथ शब्द भी उसी का प्रवाची बन गया है। यानी कि इन तीनों में कोई खास अंतर नहीं पाया जाता है, ये तीनों एक दूसरे के प्रवाची हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभा बढ़नी शुरू हो गई थी। अगर बात करें भारत में साम्यवाद की, या ये जो वामपंथी है कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी विचारधारा की शुरुआत कब हुई, तो माना जाता है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही इसकी शुरुआत भारत में हो चुकी थी। और भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर जैसे शहर हैं, इन सभी शहरों पे जो भी वामपंथी विचारधारा के लोग हैं उनका यहाँ पे सभा लगने लगा था, उन लोगों का आपसी मीटिंग बैठक होने लगी थी। इस समय के कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा के थे, जिनमें नाम आता है मुजफ्फर अहमद का, S.A. डांगे का, मौलवी बरकतुल्लाह गुलाम हुसैन का। तो ये सब प्रमुख नाम हैं जो कि शुरुआत के भारत के यहाँ पे ये लोग वामपंथी विचारधारा के लोग रहे हैं। ये लोग अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों का पोषण शुरू कर दिया था, यानी कि पत्रों के माध्यम से ये लोगों के बीच अपने विचार को फैलाना शुरू कर दिए थे। और जब रूस की क्रांति की सफलता होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूस की जो क्रांति है वो भी एक तरह से साम्यवादी विचारधारा पर थी, तो जब रूस की क्रांति की सफलता मिलती है उसके बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में फैलाव शुरू हुआ। तो जैसे ही यहाँ पे रूस की क्रांति सफल हो जाती है तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ता है और भारत में भी साम्यवादी विचार तेजी से फैलने लगता है। और उसी समय 1920 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है M.N. राय, जिनका पूरा नाम होता है मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। यहाँ से सवाल ये बनेगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में किसने किया, तो इसका जवाब हो जाएगा कि M.N. रॉय ने किया था। कब? तो 1920 में। तो 1920 में M.N. रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी गई, लेकिन ये स्थापना भारत में नहीं हुई है, ताशकंद में हुई है, क्योंकि अभी तक ये लोग भारत में छिपकर काम कर रहे थे। भारत में सामने से ये लोग काम नहीं कर रहे थे, ये लोग छिप के काम कर रहे थे। फिर यहाँ पे जब असहयोग आंदोलन होता है जो गांधी जी द्वारा जो शुरू किया जाता है 1920 में, इसके दौरान यहाँ पे जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को फैलाने लगे, क्योंकि ये इनके लिए एक अच्छा मौका था। यहाँ पे इनको मौका मिलता है और इसका भरपूर सदुपयोग करते हैं। साथ ही ये लोग आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। यहाँ पे इन लोग के लिए अगर देखा जाए तो माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि सरकार जिन आंदोलनों को, जिन राष्ट्रवादी आंदोलनों को आतंकवादी घोषित किया हुआ था, ये लोग उसके साथ भी जुड़ने लगे थे। इसलिए असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू कर दिया। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म होता है 1922 में, तो सरकार ने इन वामपंथी विचारधाराएं के जो लोग थे, जो नेता थे, उनको भी यहाँ पे खत्म करने का, उनको दमन करने का कार्य शुरू कर देता है, ये कह करके कि ये भी एक तरह के आतंकवादी विचारधारा वाले लोग हैं। सबूत के तौर पर हम लोग देखें तो पेशावर संयंत्र केस जो कि 1922-23 में हुआ था, कानपुर संयंत्र केस जो 1924 में हुआ था, और मेरठ संयंत्र केस जो कि 1929 से 33 में हुआ था। इसके तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था सरकार के द्वारा, और तब साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे।
और यहाँ पे जब इन 8 लोगों पे मुकदमा चलाया गया, तब बाद में ये लोग भारत के जो जनता है उनका ध्यान अपने ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। और अब जो साम्यवादी मर रहे थे उन्हें आतंकवादी नहीं बल्कि साम्यवादी शहीद कहा जाने लगा था। ये लोग साम्यवादी शहीद कहने लगे थे। तो एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो भारतीय जनता का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का भी समर्थन मिल गया था। अब कैसे मिला था देखिए, उस टाइम पे सरकार ने एक बिल लाया था जिसका नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल। तो इस बिल को सरकार के द्वारा लाया गया था और ये जो बिल है वो यहाँ पे कम्युनिस्टों के विरोध में था। जो भी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे उन्हीं के विरोध में ये पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था। लेकिन कांग्रेस जो है वो इसको पारित होने से रोक दिया था, इसको पारित नहीं होने दिया था। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस भी एक तरह से इस बिल को रोक करके कम्युनिस्टों का समर्थन कर रही थी। इस तरह अब तक साम्यवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होता जा रहा था, यानी कि साम्यवादी जो विचारधारा है वो धीरे धीरे भारत में फैल रहा था, लोगों के बीच ये फल फूल रहा था। दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नाम के एक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यहाँ पे कर देता है। एक था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो ताशकंद में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था 1920 में। उसके बाद सत्यभक्त ने 1925 में दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यहाँ पे कर देते हैं। प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जो इंग्लैंड की साम्यवादी दल है वो भी अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेने लगा था, यानी कि इससे जुड़ने लगा था। तो इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी आगे की ओर बढ़ रहा था। हालांकि अब तक कई मजदूर संघों का भी गठन हो चुका था, कई सारे मजदूरों का भी अपना अपना यहाँ पे गठन हो गया था, संगठन बना चुके थे। 1920 में ही यहाँ पे AITUC की स्थापना हो गई थी। ये लोग हम लोग इसको पीछे पढ़ चुके हैं। AITUC मतलब अखिल भारतीय जो कम्युनिस्ट मजदूर संघ था, या अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 1920 में कर दी गई थी। लेकिन आगे हम लोग पढ़े कि 1926 में क्या होता है कि ये AITUC जो है वो 1926 में 3 भागों में टूट जाता है। लेकिन 1929 में N.M. रॉय जिन्होंने ताशकंद में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, उन्होंने ही 1929 में AITUF का गठन किए थे। ये AITUF का मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो इसकी स्थापना इन्होंने कर दिया था और इस तरह से वामपंथ का प्रसार मजदूर संघ पर भी बढ़ रहा था, यानी कि मजदूरों पे भी अपना प्रभाव अब वामपंथी लोग डाल रहे थे, उसे अपने पक्ष में ले रहे थे। इसी समय किसान को साम्यवाद से जोड़ने का भी प्रयास किया गया। जो किसान लोग थे उनको भी कोशिश किया गया कि यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा से उन्हें जोड़ा जाए। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर की पार्टी की भी स्थापना की गई, यानी कि किसान और मजदूर को मिला करके एक पार्टी भी बनाई जा रही थी। अगर बात करें हम लोग भारत में पहले किसान मजदूर पार्टी की, तो उसका नाम है लेबर स्वराज पार्टी। भारत में सबसे पहले मजदूर और किसान का जो पार्टी बना था उसका नाम है लेबर स्वराज पार्टी। लेकिन ये एक छोटा सा पार्टी था। पूरे भारत में अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी जो बनी है वो बना 1928 में। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना की जाती है, यानी कि ये जो पार्टी है ये पूरे भारत के लिए था। पूरे भारत के लोग जो मजदूर किसान हैं उनको जोड़ने के लिए इस पार्टी की स्थापना की गई थी। अब तक कांग्रेसी पर भी साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा था। ये समय वो था 1928, 29, 30 का वो काल है जिस समय यहाँ पे कांग्रेस नेता जो लोग थे उन पे भी साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव देखने को मिल रहा था। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, ये सभी लोग एक तरह से कांग्रेसी नेता हैं और इन सब पे साम्यवाद का प्रभाव था। ये लोग साम्यवादी विचारधारा के समर्थक हो गए थे। इसीलिए अक्टूबर 1934 में कांग्रेस ने भी कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना की थी। 1929 में कांग्रेस द्वारा मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस में भी समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा था। सवाल याद रखेंगे, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में बम्बई में हुआ था। हालांकि 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने कर दिया था। बिहार में जो ये बना है कांग्रेस समाजवादी दल 1934 में, उससे पहले ही जो जयप्रकाश नारायण हैं उन्होंने बिहार में समाजवादी दल की स्थापना कर दी थी 1931 में। तो सवाल यहाँ से ये बनेगा
कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने किया, तो 1931 में जयप्रकाश नारायण ने यहाँ पे इसकी स्थापना कर दी थी। फिर भी ये लोग कांग्रेस के अनुसंगी ही थे, यानी कि कांग्रेस के साथ ही काम कर रहे थे, उधर ही इन लोगों का जो झुकाव है वो ज़्यादा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस ने उन उद्योगपतियों और जमींदारों के समर्थन से चल रही थी जो मजदूरों का शोषण करते थे। अब देखिए, साम्यवादी विचारधारा जो होता है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, ये लोग पूर्ण रूप से इनका जो सिद्धांत है वो है मजदूर और किसानों के लिए, यानी कि ये मजदूर और किसानों के लिए ही काम करते हैं। जब 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो यहाँ पे गांधी जी पूरे देश को जोड़ के चलाना चाहते थे, और यहाँ पे कांग्रेस का जो भी क्रियाकलाप था, जो भी करना था, उसके लिए जो पैसे खर्च होते थे वो पैसे आते थे जमींदारों और उद्योगपतियों से। तो यहाँ पे सरकार चाह के भी, कांग्रेस चाह के भी यहाँ पे उद्योगपति और जमींदारों के खिलाफ नहीं बोल सकती थी, ज़्यादा उनका विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये लोग जो कांग्रेस है वो इन्हीं के समर्थन से चल रहा था। तो ऐसे में कांग्रेस के बीच और साम्यवादी विचारधारा वाले लोगों के बीच टकराव शुरू हो जाता है, क्योंकि जो साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं वो तो मजदूर और किसान के पक्ष में बात करेंगे, जबकि कांग्रेस उद्योगपति और जमींदार के समर्थन से चल रहा है, तो वो उसके पक्ष में झुकाव उसका ज़्यादा रहेगा। इस वजह से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन दोनों के बीच यहाँ पे विरोध देखने को मिले था, आपसी संघर्ष देखने को मिला था। यहाँ पे जो साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं वो कांग्रेस के वामपंथी दल, जो समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, उसका आलोचना करना शुरू कर देते हैं और कांग्रेस से अपना संबंध भी तोड़ लेते हैं। यह वह दौर था जिसमें समाजवादी अपने को इससे अलग नहीं रख पाए। ये समय वैसा चल रहा था कि जो भी समाजवादी विचारधारा के थे वो इससे अपने आप को अलग नहीं रख पाए, और इस कारण से साम्यवादियों के कारण कांग्रेस में फूट का खतरा मंडराने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस फिर से टूट जाएगा। तो ये एक खतरा चल रहा था, जिसका एक हम लोग यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी वो इसी का एक उदाहरण है। तो इस तरह से यहाँ पे कांग्रेस पे भी टूटने का डर बना हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अलग होकर के यहाँ पे अपना एक संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना लिए हैं। तो ये सब यहाँ पे समस्या देखने को भी मिला था। आगे है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका क्या इतिहास रहा, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही। देखिए, 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुआ था, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर के विद्रोह किया था। हिंदू मुस्लिम मिल के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ा था, और ये बात अंग्रेजों को अचंभित कर दिया, सोच में डाल दिया, चिंता में डाल दिया कि ये हिंदू मुस्लिम एक होकर के लड़े कैसे। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज सोचने पर मजबूर हो गए कि भारत में जहाँ इतना धार्मिक और जातीय विभाजन है, वहाँ ये लोग कैसे एक होकर के लड़ सकते हैं, और इनके पास एक सवाल आ गया कि इन दोनों को अलग कैसे किया जाए, यानी कि हिंदू और मुस्लिम को कैसे तोड़ा जाए। और इसके लिए इन्होंने नियम बनाया कि इन दोनों को संप्रदाय को आमने सामने खड़ा करके आसानी से शासन चलाया जा सकता है। ये लोग निष्कर्ष पे पहुंचे कि एक काम करो, हिंदू और मुस्लिम में फिर से फूट डालो, इनको आपस में लड़ाओ, और इनको लड़ा करके आसानी से यहाँ पे शासन व्यवस्था को हम लोग चला सकते हैं। तो यही फूट डालो और शासन करो की नीति को चरम परिणत पथी। ये वह टाइम था कि जिस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज फिर से फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाएंगे। यही कारण था कि 1887 में डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था। तो देखिए, यहाँ पे फूट डालना शुरू हो गया है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना ही हुई है, और 1887 में डफरिन कह रहा है कि कांग्रेस जो है वो तो हिंदुओं की पार्टी है। कहने का अर्थ इसमें मुस्लिम का कोई स्थान नहीं है। जब ये ऐसा यहाँ पे कोई इस तरह के यहाँ पे बात करेगा, इस तरह से कोई अपने बात को रखेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके मन में एक विचार ये तो आएगा ही कि शायद कांग्रेस उनके लिए कुछ नहीं करेगी। तो इस तरह के जो भी इनके द्वारा जो बात कही गई कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, इससे यहाँ पे मुस्लिमों में थोड़ा सा असंतोष तो पैदा होगा ही। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम हंटर। इन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब में अंग्रेज मुस्लिम के मित्रता पर काफ़ी बल दिया था, यानी कि मुस्लिमों को अंग्रेज अपनी ओर खींचने के लिए हर संभव कोशिश किया था। तो इस तरह से यहाँ पे ये काम भी किया गया था।
दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण एवं अन्य राष्ट्रवादियों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया था। एक कमी और क्या हुआ था कि यहाँ पे जो कांग्रेस के जो भी नेता थे वो अब अपने राष्ट्रीय प्रचार के लिए धर्म का सहारा ले रहे थे। अब जैसे ही आप धर्म का सहारा लीजिएगा तो आपसी धर्म का टकराव भी वहाँ पे संभावना उसकी बढ़ जाएगी। तो कांग्रेस में ज़्यादातर जो नेता थे वो हिंदू धर्म से, तो जाहिर सी बात है वो लोग हिंदू धर्म का सहारा लेंगे राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे इनका जो अपने धर्म का सहारा लेकर के जो राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर रहे थे, ये मुसलमानों में असंतोष पैदा करने का एक और कारण बन गया। इससे मुसलमानों को लगने लगा था कि सही में कहीं कांग्रेस हिंदुओं की ही तो पार्टी नहीं है। तो इन सब बातों ने मुसलमानों में यह भाव पैदा कर दिया कि कांग्रेस हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहती है, यानी कि कांग्रेस जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसमें मुसलमानों का कोई स्थान नहीं है। इस तरह से एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, क्योंकि एक मुस्लिम संप्रदाय लोग भी अंग्रेज समर्थन पाकर अपने समाज को उपेक्षा की स्थिति से बाहर निकाल करके विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे। तो इस तरह से जो कांग्रेस की रणनीति चल रही थी, अंग्रेज की जो रणनीति चल रही थी, वो एक तरह से मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसकी स्थापना की पृष्ठभूमि को तैयार कर रही थी। मुस्लिम लोग भी चाहते थे कि वो अंग्रेज के समर्थन में आकर के और समाज में आगे निकले, उनकी उपेक्षा न की जाए और वो भी समाज में विकास के रास्ते पे आए और वो भी आगे में विकास करें। इसी में दिया गया है कि मुस्लिमों में शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए जाने लगे कि मुस्लिम को भी शिक्षित किया जाए। अगर किसी का विकास करना है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि उसे शिक्षित किया जाए। तो ये चीज़ होने लगा था। इसमें कुछ नामी लोग आते हैं, जैसे कि अब्दुल लतीफ़ हैं, आगा खान हैं, सर सैयद अहमद खान हैं। ये लोग अग्रण्य लोग थे, आगे थे इस चीज़ में कि मुसलमानों को भी शिक्षित किया जाए, उनको भी विकास के रास्ते पे लाया जाए। सर सैयद अहमद खान ने तो 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी खोला था अलीगढ़ में। तो इसकी भी स्थापना किए थे ताकि मुसलमान लोग शिक्षित भी हो सके, पढ़ सके। 1905 में यहाँ पे एक कहानी बदल जाती है। अंग्रेज तो रणनीति अपनी चला रहा है, यहाँ पे हर तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन 1905 में जब कर्जन ने बंगाल की विभाजन किया था तो उस टाइम पूरे बंगाल को वो दो भागे बांट दिया था, जिसमें एक था पूर्वी बंगाल और दूसरा था पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल को बनाया गया था, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि कर्जन ने वहाँ पर रिपोर्ट दिया था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी है, इसको चलाना संभव नहीं, इसलिए इसे दो भागों में बांटा जा रहा है। लेकिन असल में इसे बांटा गया था हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। तो जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा थी उसे पूर्वी बंगाल कहा गया, और जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी उसे पश्चिम बंगाल कहा गया था। जब ये पूर्वी बंगाल बनाया गया मुसलमानों के जनसंख्या के आधार पर, तो मुसलमानों को यह भी समझाया गया कि यह विभाजन उनके हित में किया गया है, उनके लिए किया गया है, ताकि उनको अलग कर करके अंग्रेजी सरकार उन पर ज़्यादा ध्यान दे सके, उन्हें आगे बढ़ा सके। परंतु इसका मुख्य लक्ष्य बढ़ते उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमजोर करना था। जो ये बंगाल का विभाजन किया गया था वो किसी के विकास के लिए नहीं, शासन प्रशासन को चलाने में हो रही दिक्कत के लिए नहीं, बल्कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा यहाँ पे लोगों में जग रही थी, जो राष्ट्रवादी चेतना जग रही थी, उसको कमजोर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। सरकार की इस नीति का हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा इसका विरोध करता है। ये इसमें न तो हिंदू इसके पक्ष में था और न मुसलमान, ये दोनों बंगाल विभाजन को लेकर के नाखुश थे और सरकार की आलोचना करते हैं, इस नीति की आलोचना करते हैं। और अंततः हार्डिंग द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे तो बिहार का, बंगाल का तो विभाजन हो ही चुका है। आज भी जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल जो बना था वही आज बांग्लादेश के रूप में एक देश बन के उभरा है। ये जो अंग्रेज नीति लाया था फूट डालो राज करो, वो नीति कामयाब रहा। वो जाते जाते भारत के टुकड़े करके गया, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। तो भले 1911 में उसने बंगाल विभाजन को हार्डिंग वापस ले लिया, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब रहा। जो वो चाहता था वो कर दिया, जाते जाते यहाँ पे भारत के बंटवारा कर दिया है। बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को जल्द ही कुछ ऐसा करने पर बाध्य किया जो मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर सके।
अब जब बंगाल विभाजन पर हिंदू मुस्लिम फिर से एक हो गए थे और इस नीति का विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेज फिर से एक बार इस सोच में आ गए थे कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हिंदू मुस्लिम हमेशा के लिए अलग हो जाए। और तब इसी नीति पर यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिंटो, वो विचार विमर्श करना शुरू कर दिया और उसने अपना एक उसका निजी सचिव था जिसका नाम था डनलप स्मिथ, और अलीगढ़ कॉलेज जो था उसके प्रिंसिपल थे आर्कवाल्ड, इन दोनों के साथ मिलके मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल से मिलने की बात कही। जब बंगाल विभाजन में हिंदू मुस्लिम एक होकर के उस विभाजन का विरोध किया, तो अंग्रेज ने इसमें फूट डालने के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिंटो, वो क्या करता है कि अपने सचिव डनलप स्मिथ और अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कवाल्ड के साथ मिल करके जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल था उससे मिलने की बात करता है कि हम उससे बात करेंगे, मिलेंगे, यानी कि मीटिंग होगी। इस परिप्रेक्ष्य में वहाँ के नवाब जो हैं एक जिनका नाम है मोहसिन उल मुल्क, उन्होंने अपने 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधि मंडल लेकर सर आगा खां के नेतृत्व में 1906 में मिले। तो यहाँ पे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में यहाँ पे सर आगा खान, जिनको आगा खान के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये आगा खान, उसके बाद मोहसिन उल मुल्क और इनके 35 प्रमुख मुस्लिम नेता, ये सभी मिल करके यहाँ पे मिंटो के साथ मीटिंग करेंगे। कब? अक्टूबर 1906 में। और यही अक्टूबर 1906 में आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, नींव डाली, यानी कि यहीं से मुस्लिम लीग की स्थापना की बात शुरू हुई और जल्द ही अब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। एक तरह से कहा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना यहीं पे हो चुकी है, बस उसका एक पूरा नामांकन करना बाकी है। तो यहाँ पे ये किया गया। उसके बाद ढाका के एक नवाब थे जिनका नाम था सलीम उल्लाह खां, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है उसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी होना चाहिए, यानी कि यही उसका नाम रखना चाहिए। जो यहाँ पे 1906 में मुस्लिम लीग जो बात की गई थी उसको में सलीम उल्लाह खान कहते हैं कि इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी होना चाहिए, यानी कि यही आगे चल के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनेगा। तो ये चीज़ किया गया था। और इसके बाद इसका सम्मेलन हुआ ढाका में। कब? 30 दिसंबर 1906 को इसकी मीटिंग हुई और इसी मीटिंग में उस पार्टी का, मुस्लिम लीग का नाम बदल करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। अगर सवाल पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो जो सर्वमान्य है वो है 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर इसका हम न्यू देखें तो वो यहाँ पे 1906 में ही, जो अक्टूबर माह है, अक्टूबर माह के 1906 में ही इसका न्यू पड़ चुका था। फाइनली इसका नाम जो है वो 30 दिसंबर 1906 को ही आया था। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना दिवस 30 दिसंबर 1906 ही माना जाता है। एक अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन की नींव पड़ जाती है यहाँ पे। ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई वो पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनके लिए इसकी स्थापना हुई थी। इस मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति की गई थी उनमें पहला था कि मुसलमान को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात मिले, माने कि उचित अनुपात में इनको स्थान मिले बड़े बड़े पद पे। दूसरा था कि यहाँ पे न्यायाधीशों के पदों पर भी मुसलमान को जगह मिले, वो भी न्यायाधीश के पद पाएँ। तीसरा था कि विधान परिषद के लिए अलग से एक निर्वाचक मंडल बने। और चौथा था कि काउंसिल की नियुक्ति में मुसलमानों के हितों की भी सुरक्षा रखी जाए। ये सब इनका मुख्य उद्देश्य था। इसी के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना शुरुआत में की गई थी। अंग्रेजों ने तो इस घटना को युगांतकारी मानते हुए कहा था कि हमने लगभग 7 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है। अंग्रेज जब इसकी स्थापना किए तो उस समय लगभग 7 करोड़, उनको लगा कि जो भी मुसलमान हैं वो इससे जुड़ जाएंगे, तो उनको लगा कि 7 करोड़ मुसलमान को अंग्रेज अपने पक्ष में कर लिए हैं, तो वो उसे एक युगांतकारी घटना मानते थे। इसी के पुख्ता करने के लिए ये जो उनके मन में विचार आया था कि 7 करोड़ मुसलमान को अपने पक्ष में कर लिए, इस बात को पुख्ता यानी कि खुद को प्रूफ करने के लिए कि ये कितना अनुमान सही है, इसके लिए 1909 में सुधार अधिनियम लाया गया था। ठीक, और इसमें आंशिक रूप से मुस्लिम हितों के ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिकता के बीज बोया गया। और यहाँ पे सुधार अधिनियम के नाम पर हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का शुरुआत किया जाएगा। वहाँ पे सांप्रदायिक बीज यहीं से बोया जाता है। लेकिन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है। 1909 में वो अंग्रेज यहाँ पे
इनके बीच फुट तो डालना चाहता है, लेकिन 1916 में इन लोगों के बीच समझौता हो जाता है। राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं और हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर किचलू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मजरूल हक आदि को कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया और विभिन्न चुनावों में मुस्लिम लीग को उचित सफलता नहीं मिलना यह प्रमाणित करता है कि लीग का आधार मुस्लिम जनता के बहुत व्यापक नहीं हो पाया था और कांग्रेस ही देश को नेतृत्व देने वाली एकमात्र पार्टी थी। अब देखिए, आखिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ पे समझौता क्यों करेगा, तो उसके पीछे वजह है। वजह ये है कि यहाँ पे भले ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता के आगे हैं, जैसे डॉक्टर अंसारी, किचलू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, मजरूल हक हैं, लेकिन गड़बड़ी क्या है कि जो यहाँ पे जड़ कांग्रेस जमा चुकी थी, जिस तरह का यहाँ पे माहौल कांग्रेस बना चुकी थी, वो तरह का यहाँ पे मुस्लिम लीग माहौल नहीं बना पाया था। उस तरह का भरोसा विश्वास मुस्लिम लीग अब तक नहीं जीत पाया था। जो भी चुनाव हो रहे थे, चुनाव के जो परिणाम आ रहे थे, तो जो यहाँ पे इलेक्शन में वोट कांग्रेस को मिल रही थी वो मुस्लिम लीग को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि जो लोकप्रियता कांग्रेस को प्राप्त थी वो मुस्लिम लीग को प्राप्त नहीं हो रही थी। और ऐसे में मुस्लिम लीग को लगा कि अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए हम लोगों को कांग्रेस के साथ मिलकर के ही आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस टाइम तक इन लोगों को ये समझ में आ गया था कि कांग्रेस ही देश का एकमात्र ऐसा पार्टी है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसका नेतृत्व कर सकता है। तो इन सब कारणों से 1916 में यहाँ पे कांग्रेस और लीग के बीच समझौता भी हो गया था, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर शासन में अलग प्रतिनिधित्व एवं प्रतिनिधि क्षेत्र की मांग रखनी शुरू की, जिसने भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया और अंग्रेज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। देखिए, तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे चलकर एक व्यक्ति आता है, इधर इसका तस्वीर था, ये जो व्यक्ति है यही है मोहम्मद अली जिन्ना। तो आगे चल के ये मुस्लिम लीग में शामिल होता है और जैसे ये मुस्लिम लीग में आता है, ये यहाँ पे मांग कर देता है कि मुझे एक अलग विधान परिषद चाहिए। जो विधान परिषद के चुनाव होता है उसका निर्वाचक मंडल इसको अलग चाहिए। उसके बाद काउंसिल के नियुक्ति में भी वो मुसलमान के हित की सुरक्षा की मांग करता है और यहीं से भारत के बंटवारे की शुरुआत होती है। और आगे चल करके 1947 में हम लोग आज़ाद तो हो जाते हैं, लेकिन भारत का बंटवारा हो जाता है और एक पाकिस्तान देश की स्थापना होता है। और ये जो स्थापना हुई थी इसमें यहाँ पे यहाँ पे जो अंग्रेज है, अंग्रेजों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन लोगों ने ही मिल करके यहाँ पे एक अलग क्षेत्र की मांग की, एक अलग प्रतिनिधि क्षेत्र की मांग की और आगे चल के हमारा देश दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक पाकिस्तान बनता है और एक भारत बनता है। तो इस तरह की ये घटना पूरे मुस्लिम लीग की रही है। उसके बाद है स्वराज पार्टी। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 में एकाएक गांधी जी द्वारा जब इसको बंद कर दिया गया था, तो यहाँ पे लोगों के बीच निराशा और क्षोभ उत्पन्न हुआ था। लोग निराश हो गए थे, इससे उनका मनोबल कमजोर हो गया था और इसी को लेकर के 1922 में बिहार के गया जिले में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। तो ये घटना यहाँ तक की है कि जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ एकाएक, तो लोग उससे निराश थे। इसको लेकर के 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया जिले में होता है। अध्यक्ष हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, इनके अलावा और भी कई नेता थे। उनका विचार था कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेसी देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करें। तो इनका विचारधारा था कि सरकार के जो भी कामकाज है उसको उसमें शामिल होकर के उसको रोका जाए, उसमें रुकावट डाली जाए। और इसी बात को लेकर के वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था गया अधिवेशन में, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। ये जो विचार लेकर आए थे वो वहाँ पे पारित नहीं हो पाया और तब जाकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लेते हैं, कांग्रेस से पद त्याग दे देते हैं और वहाँ पे पद त्याग करके एक अपना पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम है स्वराज पार्टी। तो यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके किया।
और इन्हीं दोनों के अथक प्रयास के फलस्वरूप मार्च 1923 में प्रथम स्वराज दल का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। यानी कि 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के यहाँ पे स्वराज दल का स्थापना कर लिया, क्योंकि कांग्रेस में जो विचारधारा लेकर आना चाहते थे, जो बात कहना चाहते थे, वो नहीं मानी गई थी और ये अपने आप को अलग करके एक अपना अलग पार्टी बना लिए थे। हालांकि स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न नहीं था, क्योंकि ये भी स्वराज चाहते थे, परंतु इनके रास्ते थोड़े अलग थे। अगर देखा जाए तो भले ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है, लेकिन स्वराज पार्टी और कांग्रेस की जो विचारधारा है दोनों की एक ही है, बस दोनों के रास्ते अलग हैं। दोनों ही स्वराज चाहते हैं, बस दोनों की विचारधारा अलग है, रास्ते अलग हैं, मंजिल दोनों की एक ही थी। ये भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। जो सरकारी परंपरा चल रहा था भारत सरकार में यहाँ पे ब्रिटिश द्वारा, उसका अंत कांग्रेस भी चाहती थी और स्वराज पार्टी भी चाहती थी। 1919 के सुधार अधिनियम में भी सुधार चाहते थे, तो ये कांग्रेस भी चाहती थी, स्वराज पार्टी भी चाहती थी। उसके बाद यहाँ पे ये जो सुधार अधिनियम में आया था, उसमें सुधार किया जाए या उसका अंत किया जाए, तो ये दोनों की विचारधारा थी। धारा सभाओं में प्रवेश कर कांग्रेस का असहयोगात्मक रवैया अपनाए रखना चाहते थे। ये धारा सभाओं में जाते एवं विभिन्न मुद्दों पर बहस करने के बाद उसका विरोध करते हुए बाहर निकल जाते थे। इसमें कुछ अलग अगर देखा जाए तो स्वराज पार्टी का काम क्या था कि जो भी धारा सभा होता था उसमें ये लोग जाते थे और वहाँ पे असहयोगात्मक रवैया अपनाते थे, यानी कि कांग्रेस की किसी भी बात का ये लोग सहयोग नहीं करते थे। और जब विभिन्न मुद्दों पर बहस होती थी, बात चलती थी, तो उसका ये विरोध करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते थे और एक तरह से कांग्रेस को कमज़ोर करने की, उसके विचारधारा को न मानने की यहाँ पे अपने मत को रखते थे, इस विचार को वो रखते थे। इनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भी भाग लेना था। तो इनकी नीति में क्या क्या था? सबसे पहले नौकरशाही शक्ति को कमजोर करना है, उसके बाद दमनकारी कानूनों का भी विरोध करना है, राष्ट्रीय शक्ति का भी विकास करना है और अगर आवश्यकता पड़े तो अपने पद को त्याग कर करके यहाँ पे सत्याग्रह की भी शुरुआत करना है। तो यही सब चीज़ ये पार्टी का सिद्धांत था। तो ये था हमारा स्वराज पार्टी। हालांकि स्वराज्यवादी जो थे उन्हें प्रारंभिक नीतियों पर अमल करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में काफ़ी हद तक सफल रहे। अगर शुरुआत में देखा जाए तो स्वराज पार्टी अपने जो भी लक्ष्य थे उसको प्राप्त कर रहा था, मतलब एक तरह से सफल पार्टी बन रहा था। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बजट प्रस्ताव को अस्वीकार करवाना, फिर 1919 में सुधार अधिनियम पर जांच समिति को गठित करवाना, ये सब इनके कुछ महत्वपूर्ण काम हैं। लेकिन होता क्या है कि इसी दौरान जो चित्तरंजन दास है उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद केलकर और यहाँ पे पुपुल जयकर जैसे कुछ नेता आते हैं और ये सरकार के सहयोग का रास्ता चुन लेते हैं, यानी कि सरकार के सहयोग से अपने पार्टी को चलाने लगते हैं। और यही वह समय था जब स्वराजवादी हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के भी करीब हो गए थे। एक तरह से फिर ये स्वराज पार्टी सरकार के भी पक्ष में थी, उसके साथ भी काम कर रही थी सहयोग से, और दूसरी तरफ ये राष्ट्रवादी जो भी यहाँ के नेता हैं वो यहाँ पे जो हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे उनके साथ ये लोग जुड़ने लगे थे, उसके करीब हो गए थे, क्योंकि चुनाव में हिंदू संप्रदायवाद का सहारा लिया जाता था। अब यहाँ पे साथ होने का वजह क्या है? तो वजह है कि इन लोगों को चुनाव में जीतना था और चुनाव में जीतने के लिए यहाँ पे धर्म का सहारा लिया जाता था। तो अगर ये जो भी हिंदू राष्ट्रवादी नेता हैं उनके साथ अगर ये स्वराजवादी लोग जुड़ जाएं तो उनकी जीतने की चांसेज बढ़ जाती है, इसलिए लोग उसके तरफ भी झुक जाते हैं, यानी कि उधर भी इनका उनके साथ भी उठना बैठना हो जाता है। बनारस में तो माना जाता है कि स्वराज दल और हिंदू महासभा में कोई फर्क ही नहीं था। जो स्वराज दल है उसकी विचारधारा सिद्धांत अलग है, हिंदू महासभा की विचारधारा सिद्धांत अलग है, लेकिन बनारस में ये दोनों एक ही तरह से काम कर रहे थे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं समझा जा रहा था। और यही कारण है कि कभी कभी मोतीलाल नेहरू को सांप्रदायिक अपीलों का भी सहारा लेना पड़ता था। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू भी अब सांप्रदायिक जो भी गतिविधियाँ थी उसके तरफ ये झुक रहे थे और इसी के कारण यहाँ पे ये लोग अपने नीतियों पे ही टिके नहीं रहे। जो ये अपने नीति और सिद्धांत बनाए थे उस पे ही ये लोग खरा नहीं उतर पाए,
जिसके कारण ये आगे चल के 1926 तक स्वराज दल पंगु होकर के सीमित हो जाता है, यानी कि ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला जाता है, क्योंकि जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था उस उद्देश्य को ये पूरा नहीं कर पाए। ये सरकार के सहयोग में चले गए, सांप्रदायिकता से अपने आप को दूर नहीं रख पाए और यहाँ पे जो भी हिंदू राष्ट्रवादी नेता हैं उनके करीब हो गए थे। तो इन सब वजहों के कारण आगे चल के 1926 में ही स्वराज दल कमजोर पड़ जाता है, धीरे धीरे इसका अंत हो जाता है, तो ज़्यादा दिन ये नहीं रह पाता है। तो ये था हमारे स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई उसका क्या इतिहास रहा उसके बारे में। अब हम लोग यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम लोग RSS के नाम से भी जानते हैं। RSS जिसका हम लोग पूरा नाम कहें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी कहते हैं। इसका मुख्य जो अवधारणा है वो है हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र, यानी कि जब से RSS की स्थापना हुई है तब से इसका एक ही विचारधारा है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, और इसी को लेकर के 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे 1925 में इसकी स्थापना तो हुई है, लेकिन ये जो स्थापना हुई RSS की वो एकाएक नहीं हुई है, बल्कि इसका एक लंबा इतिहास रहा है, एक लंबा इसका पहले पृष्ठभूमि तैयार हुई है और तब जाकर के RSS की स्थापना हुई है। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे कि इसके स्वरूप जो है वो पहले से ही तैयार हो रहे थे, इसके पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो रहे थे। हो क्या रहा था कि इस काल में हिंदू पुनरुत्थान की शुरुआत हो गई थी, यानी हिंदू को फिर से जगाने का काम शुरू हो गया था, जिसके तहत हिंदू परंपराओं का पचपोषण और महिमा मंडन करना सम्मानजनक माना गया था। हो ये गया था कि इस समय तक आते आते हिंदू धर्म को बहुत ऊपर माना जाने लगा था, लोग अपने आप को हिंदू होने पर गर्व करने लगे थे, इसको सम्मानजनक माना जाने लगा था, और इससे फायदा ये हो रहा था कि लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना भी जग रही थी। और इसका प्रभाव उस टाइम के वर्ग धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं और साहित्यों में भी नजर आता था, वे लोग भी इस चीज़ पे बात करते थे। हालांकि 1830 में ही कलकत्ता के राधा कांत ने धर्म सभा स्थापित कर धर्म सुधारों को शुरू किया था। अगर देखा जाए इसकी पृष्ठभूमि को, इसकी शुरुआत 1830 से ही होती है। 1830 में कलकत्ता में राधा कांत नाम के व्यक्ति ने धर्म सुधार सभा के यहाँ पे स्थापना किए थे और धर्म सुधार के लिए काम शुरू कर दिए थे, और तभी से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। ये कहें कि इसकी बीजारोपण इसी टाइम पे हो चुकी थी। बाद में 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है वेदों की ओर लौटो और ये जो आर्य समाज है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा था, कैसे लोग अपने आप को हिंदू होने पे गर्व कर रहे थे। तो यहीं से RSS का यहाँ पे पृष्ठभूमि भी तैयार हो रहा है। यहाँ से सवाल सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की, तो वो भी दयानंद सरस्वती 1875 में बम्बई में किए थे। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यहाँ से इसको हम लोग याद रखेंगे। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रारंभिक दौर था। यह वह दौर था जो फिर से हिंदू को जगाने का काम कर रहा था, ये पहला दौर था उसका। इसी काल में वेदों की सर्वोच्चता की बात की जा रही थी, वेदों की जो महत्व है उसके बारे में बताया जा रहा था, और हिंदू धर्म के सनातन रूप को भी स्थापित किया जा रहा था, हिंदुओं को जगाने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा था। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो ये RSS की स्थापना का ही पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। उसके बाद एक और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद लगभग 10-15 वर्षों तक जो कांग्रेस के द्वारा कार्य किया गया, तो इसमें किसी तरह का ये लड़ाई झगड़ा हिंसा नहीं किया, धर्म ये सब की बात नहीं की। जो सरकार नीति बनाती थी सिर्फ उसका विरोध करता था। इससे क्या हुआ था कि जो युवा नेता थे वो संतुष्ट नहीं थे, उनका खून गर्म था, वो अहिंसा पर चल के और सरकार का विरोध करने में भरोसा नहीं कर रहे थे, और उग्र रूप से इसे अपनाना चाहते थे कि ऐसे नहीं माना जाएगा, सरकार को अगर झुकाना है तो अहिंसा पे चल के और रिक्वेस्ट करके हम नहीं मना सकते हैं, और ये लोग एक तरह से हिंसा को अपनाना चाहते थे। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। जो भी लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाना था तो उसमें हिंदू धर्म का भी ये लोग सहारा लेने लगे। इसमें कुछ मुख्य लोग आते हैं, जैसे हैं बाल, पाल और लाल। यहाँ पे बाल, पाल, लाल जो है, एक है बिपिन चंद्र पाल, एक है बाल गंगाधर तिलक और एक है लाला लाजपत राय। तो इन तीनों जो लोग हैं
ये मुख्य रूप से ये थे जो कि यहाँ पे हिंदू धर्म के सहारा लेकर के यहाँ पे लोगों में राष्ट्रवादी चेतना जगा रहे थे। इन्हें कांग्रेस के गरम दल के भी सदस्य माना जाता है कि ये लोग गरम विचारधारा के थे, गरम दल के विचारधारा के ये लोग थे। अन्य नेता में भी इसी तरह इस राह पर चल दिए, और भी बाकी जब ये लोग निकले तो बाकी कुछ नेता थे वो देखा देखी इन्हीं रास्ता पे चल दिए। और यह स्वाभाविक था क्योंकि तत्कालीन भारतीय समाज धर्म भीरू समाज था और धार्मिक उदाहरणों से आम जनता को आसानी से समझाया और जगाया जा सकता था। अब यहाँ पे जो बार बार धर्म को लाया जा रहा था, धर्म की जो यहाँ बात की जा रही थी, उसके पीछे एक वजह यह था कि लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने में धर्म बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। लोगों में आसानी से राष्ट्रवादी चेतना को धर्म के आधार पर जगाया जा सकता था, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा था। इस समय 1909 में लाला जगत राय के सहयोगी लाला लालचंद ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, भारतीय बाद में है। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है लाला लालचंद, इन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कह दिया था कि जो भी भारत के हिंदू हैं वो पहले हिंदू हैं, बाद में भारतीय हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बयान गलत है। किसी भी देश में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसका देश होना चाहिए, उसका संविधान होना चाहिए, बाद में उसका धर्म होना चाहिए। यदि सभी व्यक्तियों में पहले अपना आ गया धर्म, जैसे अगर यहाँ पे लाला लालचंद कह रहे हैं कि हिंदू पहले हिंदू है, बाद में भारतीय है, मुसलमान कहने लगे कि मुसलमान पहले मुसलमान है, बाद में वो भारतीय है, सिख कहने लगे कि सिख पहले सिख है, बाद में भारतीय है, तो ये लोग देश के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म के लिए लड़ने लगेंगे। अपने धर्म के लिए ही ये लोग जो भी कार्य करेंगे वो धर्म के लिए करेंगे। सब कोई अपने धर्म को ऊपर लाना चाहेगा और इससे यहाँ पे एक तरह से अराजकता की स्थिति बन जाएगी, धर्म का आपसी टकराव होगा, इसमें बहुत सारे खून बहेंगे। तो इसका जो परिणाम है, ये जो विचारधारा अगर आ जाए कि हिंदू पहले हिंदू है, बाद में भारतीय है, तो ये देश को खंडित करके रख देगा, देश को टुकड़ों में बांट देगा। तो ये उस समय की बात थी, शायद उस समय ये सही रही हो तब वो बोले, लेकिन आज के समय में किसी भी धर्म के लोग को पहले धर्म नहीं बल्कि पहले देश होना चाहिए। हिंदू बाद में, पहले उसके लिए भारतीय होना आवश्यक है, तभी भारत माँ को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें एकता और अखंडता को हम लोग बनाए रख सकते हैं। अगर सभी में ये विचार आ गया कि उनका धर्म पहले है, देश बाद में, तो फिर तो देश बनने से रहा, देश टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। तो जरूरी है कि पहले हम लोग अपने देश को माने, उसके बाद हम लोग अपने धर्म को माने। तो आज के अगर समय में देखा जाए तो प्रत्येक भारतीय पहले भारतीय है, बाद में वो किसी धर्म का है। तो यहाँ पे लाला लालचंद द्वारा ये बयान दिया गया था कि हिंदू पहले हिंदू है, भारतीय बाद में है। अब हिंदू धर्म के रूढ़वादी धर्म सभाओं, सनातन धर्म सभाओं, कुंभ मेलों आदि के माध्यम से संगठित होने लगे थे और जिसका परिणाम 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू सभा की स्थापना के रूप में प्रचलित हुआ। तो ये लोग एक होने लगे थे और जब ये लोग एक होने लगे तो यहाँ पे 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना कर दी और सारे हिंदुओं को एक करने की शुरुआत कर दी, लोगों को एक में जोड़ने लगे। परंतु गांधी के पदार्पण के साथ ही दोनों पक्ष की सांप्रदायिक पार्टियां नेपथ्य में चली गई। जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तब पुनः उग्र राष्ट्रवादी में विरोध पैदा हुआ और संप्रदायवाद की हवा एक बार पुनः तेज हो गई। लेकिन जब यहाँ पे 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है, गांधी जी यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे इन लोगों में जो एक तनाव आ गया था हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उसको न्यूट्रल करने का काम करते हैं गांधी जी, इन दोनों को दबाने का काम करते हैं और उसके बाद ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन असफल होता है 1922 में, उसके बाद फिर से इनके बीच संप्रदायवाद की जो विचारधारा है फिर से आ जाती है, ये हवा एक बार फिर से तेज जाती है और इनके बीच फिर से धर्म के नाम पर टकराव होने लगता है, आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। हिंदू महासभा वाले हिंदुस्तान को हिंदी एवं हिंदुओं से जोड़ने का प्रचार करते रहे, इस कारण इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा था और इसी समय बाल गंगाधर के अनुयायी थे जिनका नाम है श्री के.वी. हेडगेवार। इन्होंने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर दी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हिंदू नागरिकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत करके राष्ट्र निर्माण करना था। तो देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे संप्रदायवाद के नाम पे टकराव हो रहा था, जैसे जैसे ये लोग
आपसी टकराव में जूझ रहे थे, और जैसे जैसे हिंदू सब एक हो रहे थे, मुस्लिम दूसरी तरफ एक हो रहे थे, तो हिंदू जैसे जैसे एक होते जा रहे थे, जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, इसी को ध्यान में रखते हुए के.बी. हेडगेवार ने 1925 में यहाँ पे नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर दिए थे, जिसका उद्देश्य था कि हमें यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। जब अंग्रेज यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी जाएगी, और इसी के लिए इसका स्थापना किया गया था। अतः यह एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरनी शुरू हुई। इसमें धर्म के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व की भी शिक्षा दी जाती थी, उन्हें कट्टर हिंदू भी बनाने की शिक्षा दी जाती थी। तो ये सब काम इसमें शुरू हो गया था। इस प्रकार हम लोग इसमें अगर हम देखें तो यहीं तक हम लोग को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके बारे में पढ़ना है। अब हम लोग पूरे अगर किताब के निष्कर्ष को देखें तो हम लोग जितना भी अब तक पढ़े हैं, अभी जो भी पार्टी के बारे में पढ़े उसके बारे में देखें, तो जितना भी बात हम लोग पढ़े, जो भी तथ्य देखे हैं, उससे ये जानकारी प्राप्त होता है कि ब्रिटिश सरकार की विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों ने ही भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। भारत के लोगों में जो राष्ट्रवादी चेतना जगा, जो ये राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, वो जन्म देने वाले अंग्रेज ही हैं। उनकी जो नीति बनाई जा रही थी, जिस तरह से वो प्रशासन व्यवस्था चला रहे थे, जिस तरह से वो यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे थे, वही यहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का काम किया, और यहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगा। तो यहाँ के लोगों में जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है, उसके लिए अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ही जिम्मेवार है, उसी की वजह से ये हो पाया है। 1914 से लेकर 1930 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे भारत में आंदोलन हुआ है 1914 से 1930 के बीच, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ये जितने भी आंदोलन हुए उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और कांग्रेस का नेतृत्व कौन किए? तो महात्मा गांधी किए। तो इस तरह से ये यहाँ पे इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा, और यहाँ पे कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए। इसी समय किसान सभा और कई मजदूर संगठनों की भी स्थापना हुई थी, ये भी हम लोग पीछे देख चुके हैं, जिसने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी, और आगे चल कर के लोग राष्ट्रीय आंदोलन में मिल गए थे। तो ये 1914 से जो 30 की टाइम है, इसी टाइम पे मजदूर का भी संगठन बन रहा था, यहाँ पे जो किसान है उसका भी संगठन बन रहा है, कई सारे जनजातियों का भी संगठन बन रहा है, वो भी अंग्रेज का विरोध कर रहे हैं, और ये सब आखिरकार अंत में जाकर के राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ जाते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। तो इस अवधि में भारत में विविध दलों, जैसे कि साम्यवादी दल हो गया, स्वराज पार्टी हो गया, आरएसएस हो गया, इनका भी गठन हुआ था, और कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की गतिविधियां भी इस समय में बहुत तेज हो गई थी। ऐसे तो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है उसकी स्थापना 1914 से पहले ही हो चुकी है, लेकिन इसमें जो साम्यवादी दल है, स्वराज पार्टी, आरएसएस है, इसकी स्थापना 1914 के बाद हुई। तो ये सब कुछ नए पार्टियां भी आई, और साथ में जो पुराने पार्टी हैं कांग्रेस या मुस्लिम लीग, इनकी भी गतिविधियां इस काल में 1914 से 30 के बीच में इनकी गतिविधियां और तेज हो गई थी, ये और ऊर्जावान होकर के यहाँ पे काम कर रहे थे। सन 1930 के बाद इन सभी दलों के द्वारा अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध हो गए, और आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के को तीव्र गति प्रदान किया। 1930 के बाद क्या होता है कि जितने भी दल हैं वो एक तरह से एकजुट हो जाते हैं, और एकजुट होकर के जो अंग्रेजी सरकार की नीति है उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। विरोध करके यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसको और तीव्र गति देते हैं, और हम लोग यहाँ पे स्वतंत्रता की ओर बढ़ चलते हैं। और आगे चल करके 15 अगस्त 1947 को फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन भारत आज़ाद हो जाता है, भारत को आज़ादी मिलती है, अंग्रेजों से मुक्ति मिलती है। अगर यहाँ पे बात किया जाए भारत की आज़ादी की, तो इसमें न तो कोई एक पार्टी की यहाँ पे सहयोग था उसकी वजह से हुआ है, न कोई एक खास व्यक्ति की वजह से हुआ है। यहाँ पे हमारे देश की जो आज़ादी मिली है, जो ये आज़ाद हुआ है, इसमें न जाने कितने माँ के बेटे बलि चढ़े, कितने भारत के जो वीर पुत्र थे वो बलि चढ़े, न जाने कितनी पार्टियों बनी मिटी, तब जा करके यहाँ पे कितने आंदोलन हुए, कितने सारे जालियांवाला बाग जैसे हत्याकांड हुए, कितने लोग वो 12 साल का 18 साल का वो खुदीराम बोस जैसे कितने लोग, भगत सिंह जैसे कितने लोग फांसी चढ़े।
तब लोगों के अंदर और राष्ट्रवादी चेतना जगी और आंदोलित हुए, और तब जा कर के परिणाम स्वरूप 1947 को हम लोग को आज़ादी मिली है। अब यहाँ पे है कि आज़ादी तो हम लोग को मिल चुकी है, उन लोगों का जो कर्तव्य था वो तो करके चले गए, एक आज़ाद भारत हमारे हाथ में सौंप के हमारे कंधे पर रख के चले गए हैं। अब ये हमारे ही दायित्व बनता है कि हम भारत को किस ओर ले जाते हैं, भारत को एक पुराने ज़माने की तरह एक विश्व गुरु की तरफ ले जाएंगे, या फिर से वही नीति अपना करके फिर से भारत को गुलाम भ्रष्टाचार में दबा के रखेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करेंगे कि उनके उम्मीदों पर, जो हमारे जो भी शहीद लोग हुए, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो सपना था, उनको हम लोग पूरा करें और भारत को एक नई दिशा दें, नई ओर ले जाएं। तो ये सब चीज़ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था। हमारा ये वीडियो आज चैप्टर ये भारत में राष्ट्रवाद जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उसको देखेंगे। देखिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो पहले हमारे देश के बारे में पढ़ना है, दूसरा एग्ज़ाम की दृष्टि से भी है, और तीसरा ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके नज़र से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत गहराई से इसमें सवाल जवाब दिए गए हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनेगा वो कम से कम 2 से 3 पार्ट में बनाया जाएगा। पहले पार्ट में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए हैं, जो भी किताब के क्वेश्चन हैं, जो भी अब तक बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, और जो भी अब तक बिहार बोर्ड द्वारा मासिक जांच परीक्षा में ली गई है, उन सभी प्रश्नों को एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि वो हमें आगे बोर्ड में काम करे। उसके बाद जो दूसरा तीसरा जो भी पार्ट में वीडियो आएगा उसमें हम लोग इससे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य हैं, उन सबों पर भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।